जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। एडवांस मैथ में ज्योमेट्री को धुआं धुआं कर रहे हैं। इसके पहले ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और मेंसुरेशन को पूरी तरीका से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरी के साथ नास्ते नाबूद करते हुए लगभग 400 से 500 प्रश्नों का सॉल्यूशन हर एक टॉपिक में दिया हूं। इसमें भी लगभग 400 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री का ये क्लास, ज्योमेट्री का ये ट्रायंगल का क्लास पहला है। ज्योमेट्री में इसके पहले मैंने आपको लाइन एंड एंगल्स, रेखा और कोण के बारे में कॉन्सेप्ट के साथ लगभग 30-40 प्रश्नों का ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करवाए हैं बहादुर। आज हम लोग देखेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल को पहले भी हम लोग पढ़े मेंसुरेशन में, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल को विशेष तरीके से हम लोग गहन अध्ययन करेंगे और एक एक क्वेश्चन को नास्ते नाबूद करते हुए आगे पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया हुआ है। जो बच्चे अभी नहीं प्राप्त किए हैं, टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस ज्वाइन करें और जल्दी आपके एप्लीकेशन पे भी पीडीएफ मिलने वाला है। तो आइए धुआं धुआं करते हैं। एक एक पॉइंट वीवीआई इंपॉर्टेंट और कतई ज़हर है। एक एक पॉइंट्स को अपने कॉपी में आप नोट्स करते चलिए ताकि अध्ययन करना आसान हो जाए। आ जाइए, शुरू करते हैं आज का तांडव, आज का क्लास। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे ट्रायंगल में, त्रिभुज में। त्रिभुज में त्रिभुज होता क्या है, सबसे पहले यही जानेंगे बहादुर कि त्रिभुज होता क्या है। तो आप छापते भी चलेंगे, चाहे स्क्रीनशॉट लेके छापें या ऐसे ही आपको छापना है। कह रहा है तीन भुजाओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं बहादुर। तीन भुजाओं से या तीन रेखाओं से बने बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। नामे से पता चल रहा है त्रिभुज, त्रि माने तीन, भुज माने भुजा, त्रिभुज। तो तीन आकृति, तीन भुजाओं से बंद आकृति, तीन या रेखाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। तीन भुजाओं या तीन रेखाओं से बने बंद आकृति को क्या कहते हैं बहादुर, त्रिभुज। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से शुरू हुआ। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, कोई त्रिभुज रहे, आगे चल के बताएंगे, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, लेकिन कोई त्रिभुज रहे, तीनों अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री। अंतःबहिष कोण कुछ नहीं नाम ले, केवल तीनों कोण का नाम ले तो भी आपको अंतःकोण ही जनरली होता है। तो तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, जबकि तीनों बहिष कोणों का योग 360 डिग्री। हालांकि त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, षष्ठभुज रहे, सप्तभुज रहे, अष्टभुज रहे, बहुभुज भी पढ़ाएंगे, उसमें आपको डिटेल बताएंगे कि कईयों भुजा रहे, बहिष कोणों का योग हमेशा 360 होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट सीखे। पहला पॉइंट कि तीन भुजाओं से बने या घिरे बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों बहिष कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। यहाँ पे हम आपको वीवीआई कतई ज़हर पॉइंट बताएंगे जो आपको नोट्स करना जरूरी है। इस सब पॉइंट्स को अधिकतर टीचर भी इग्नोर करते हैं और अधिकतर स्टूडेंट भी इग्नोर करते हैं, लेकिन अब टेक्निकली सबसे क्वेश्चन पूछता है और बच्चे फंसते हैं, जबकि इजी चुटकियों में रहता, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। आइए वीवीआई पॉइंट में अगला, किसी भी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं का योग। कोई त्रिभुज है, अभी तक सिर्फ जनरल त्रिभुज के बारे में हम बता रहे हैं, मतलब अभी हम नामकरण नहीं किए हैं, अलग अलग प्रकार में बांटे नहीं है। इसका मतलब जितना पॉइंट हम बिना बांटे जितना पॉइंट लिखाएंगे वो सब त्रिभुज पर लागू होगा। पहला पॉइंट कि तीन भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है। कोई त्रिभुज रहे, तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, तीनों बहिष कोणों का योग 360 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा, ये बड़ी शक्तिशाली शब्द है, बड़ी भुजा से अधिक होता है, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं होगा। बड़ा वीवीआई पॉइंट है। किसी भी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं का योग, कोई त्रिभुज ले लीजिए, उसका दो छोटा भुजा जोड़िएगा तो हमेशा बड़ी भुजा से अधिक होगा उसका योगफल। यदि ऐसा होता है तब त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। बोले इस तरीके कोई पॉइंट में पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है। फिर से, किसी भी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ी भुजा से अधिक होता है। एकदम इस पॉइंट को माइंड में सेट कर लो। किसी भी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ी भुजा से अधिक होता है। किसी भी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ी भुजा से अधिक होता है। किसी भी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ी भुजा से अधिक होता है, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं है, नहीं है,
नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, पॉइंट तो आप लिख ही चुके होंगे, देखिएगा। क्वेश्चन पहला है, निम्न में से कौन भुजाओं का समूह त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। इसी पॉइंट पर आधारित है कि किसी भी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ी भुजा से अधिक होता है, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं है। तो इस पर मैंने दो क्वेश्चन लिखा और ये पूछते भी हैं, निम्न में से कौन भुजाओं का समूह त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन से भुजाओं का समूह त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। पहला ऑप्शन है, तो दो छोटी भुजा को जोड़ते हैं तो 5 5 10 होता है। क्या बड़ी भुजा से अधिक है? बोलिए सर अधिक नहीं है, क्योंकि 5 5 10 ई भी 10। तो क्या लिखा हुआ है कि किसी भी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे तो बड़ी भुजा से अधिक होगा, नहीं था त्रिभुज सम अधिक होना चाहिए, बराबर भी नहीं। तो बोले सर ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, नहीं हो भी नहीं करेगा। आप बना के देख लीजिएगा, ये लागू ही नहीं होगा। दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो 5 5 10 ई भी 10, यानी त्रिभुज संभव नहीं है। 5 3 8, देखिए 7 है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन भुजाओं का समूह त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। तो 3 और 5 8 ही 7 है। तो दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक है, यानी त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। 3 4 7, दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक है, त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। 5 और 12 17, ये 18, दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से कम है, त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन बी एंड सी त्रिभुज का निर्माण कर सकता है, क्योंकि इसका भी दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक है, इसका भी दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक है, यानी किसी भी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक है तो वो त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। माइंड में फिट हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए या धुआं करिए। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। बहादुर कहता है, निम्न में से भुजाओं का कौन सा समूह त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकता है। यहाँ पे समझिए, ऊपर में बोला था कौन कर सकता है, इसमें बोला है कौन नहीं कर सकता है। तो देखिए 3 और 4 7, यही है 5, तो ये तो निर्माण कर ही सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ ये 5 और 12 17, ये 13 से अधिक है, दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक है, यानी निश्चित रूप से त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकता है। 7 और 7 14, ये भी 14 है, ये दोनों बराबर है, जबकि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए, यानी यही जो है त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकता। यहाँ देखिए 5 और 5 10 है, 8 है। देखिए तो दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक है, यानी ये भी त्रिभुज का निर्माण कर सकता है, यानी आंसर नहीं होगा। हम लोग से पूछ रहा है कौन त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकता है। यहाँ देखिए दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक नहीं है। तो इस रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमेशा याद रखना है कि त्रिभुज क्या होता है। तो 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री। कोई भी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा बड़ी भुजा से अधिक होता है, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं है। बहादुर, त्रिभुज संभव नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन एक एक पॉइंट्स को आप नोट्स करते चलें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्लियर है बहादुर? आगे बढ़ते हैं, तूफान के तरह बढ़ते हैं शेरों, तूफान के तरह। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चलिए आ जाइए, अगला पॉइंट भी आई। जिस प्रकार से पिछला पॉइंट था उसी प्रकार से अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनाता है। इसको आप लिख सकते हो कतई जहर, एक एक पॉइंट कतई जहर। देखिए हम लोगों की मानसिकता क्या है कि ज्योमेट्री जब तक 1-2 महीना तक अध्ययन नहीं करेंगे ज्योमेट्री का संपूर्ण अध्ययन नहीं होगा। आपको एग्जाम निकालना है ना, ये महारत हासिल नहीं करना है, विद्वान नहीं बनना है, एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकालना है तो निश्चित रूप से सटीक पॉइंट पे ध्यान दिया जाए। और जितना मैं मैराथन क्लास में भी बता देता हूँ ना, केवल उससे भी 99% क्वेश्चन आप बना के आइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इतना पढ़ने के बाद और 400-500 प्रैक्टिस करने के बाद तो धुआं उड़ाइएगा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो देखिए अगला पॉइंट है, किसी त्रिभुज के 2 भुजाएं दिया रहे और तीसरी भुजा का अनुमान लगाना हो कि निम्नलिखित में कौन हो सकता है। तो तीसरी भुजा हमेशा दी गई दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक तथा योगफल से कम होता है।
समझिए, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। कोई त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है, कुछ अभी नामुम नहीं है, और बोलेगा कि त्रिभुज के दो भुजाएं क्रमशः 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी दो भुजा दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा निम्नलिखित में से कौन हो सकता है, या तीसरा भुजा निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है। तो याद रखना है, कोई भी त्रिभुज रहे, उसका दो भुजा दिया रहे, तीसरी भुजा ज्ञात करना हो, अनुमान लगाना हो, तो तीसरी भुजा हमेशा दिए गए दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक और योगफल से कम। तीसरी भुजा हमेशा दिए गए दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक और योगफल से कम। कभी भी किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं दिया हो, तीसरी का अनुमान लगाना हो, तो तीसरी भुजा हमेशा दिए गए दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक और योगफल से कम। बार बार बोलते हैं ताकि आपके माइंड में सेटअप हो जाए। अब देखिए एग्जाम्पल समझ जाइए। एग्जाम्पल जैसे कि ये देख लीजिए, ये एक त्रिभुज है ABC, जिसमें दो को भुजा A और B दे ले, तीसरा x ज्ञात करना है। तो x का जो मान होगा ये दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक होगा और योगफल से कम होगा। यानी x का जो मान होगा a माइनस b से अधिक होगा और a प्लस b से कम होगा। यानी किसी त्रिभुज के दो भुजा दे ले, तीसरी भुजा का अनुमान लगाना हो, तो तीसरी भुजा हमेशा अंतर से अधिक और योगफल से कम होता है। बहादुर आ जाइए यहाँ पे, इस पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट लें, नोट्स करें, जो भी आपकी इच्छा है करें। अब इस पर आधारित हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। क्या देखते हैं बहादुर? एग्जाम्पल। तो देख लो एग्जाम्पल, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए यहीं पे क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः एगो 5 एगो 12 है, तो तीसरी भुजा निम्न में से कौन हो सकता है? अनुमान आपको लगाना है। तो मैं मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है ABC, जिसका दो भुजा 5 है 12 है, तो x मान लीजिए। तो ये नहीं मार दिया कि 5 12 13 होगा, 13 ऑप्शन में रहबे नहीं करे, तो आप क्या मारिएगा? अनुमान लगाना है कि क्या हो सकता है। तो क्या बताएं कि x जो होगा अंतर से अधिक, तो इसका अंतर 5 और 12 का अंतर 7, 7 से अधिक, अब 5 और 12 कितना होगा? 17 से कम। यानी x जो होगा 7 से अधिक होगा और 17 से कम होगा। यानी दिए गए दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक और योगफल से कम। तो 7 से अधिक और 17 से कम कौन ऑप्शन है? 7 से अधिक और 17 से कम कौन ऑप्शन है? 4 तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो कम है, ये 9 हो जाएगा। देखिए 7 से अधिक और 17 से कम, ये 18 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी 7 से कम है। यानी तीसरी भुजा 7 से अधिक और 17 से कम। जब अनुमान लगाना हो तो एक ही ऑप्शन इस बीच में देवे करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 9 हो सकता है, 9 हो सकता है। आप कभी नहीं भूलिएगा, तीसरी भुजा हमेशा दिए गए दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक और योगफल से कम। अगला क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है अगला। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 8 और 12 हो, 8 और 12 हो, तो तीसरी भुजा निम्न में से कौन नहीं हो सकता? अब यहाँ पे अनुमान लगाना कौन नहीं हो सकता। तो ABC त्रिभुज है, जिसमें ये 8 है, ये 12 है, मान लिया जाए x है, तो x जो होगा वो अंतर से अधिक और योगफल से कम। 8 और 12 का अंतर 4 से अधिक और 12 8 20 से कम। यानी तीसरी भुजा 4 से अधिक और 20 से कम, 4 से अधिक और 20 से कम। तो देख लीजिए निम्नलिखित में कौन नहीं हो सकता है। तो 4 से अधिक तो ये 5 हो ही जाएगा। हमें नहीं हो सकता है वाला आंसर मारना है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। 4 से अधिक, तो 4 से अधिक होना चाहिए, 4 है, यानी यही वाला नहीं हो सकता। 18 तो हो ही सकता है क्योंकि 20 से कम है, 17 हो ही सकता है 20 से कम है। तो जो हो सकता है वो आंसर नहीं होगा, जो नहीं हो सकता है वो आंसर होगा। तो 4 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4 से अधिक होना चाहिए, अंतर से अधिक होना चाहिए, अंतर से अधिक और योगफल से कम। तो क्लियर हुआ। अभी तक जो पॉइंट्स पढ़ा है इसमें पूरा बता देते हैं आपको। पहला पॉइंट क्या पढ़े कि किसी भी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा बड़ी भुजा से अधिक होगा, नहीं तो त्रिभुज संभव नहीं है। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं दिया हुआ और तीसरी भुजा का अनुमान लगाना है, तो अंतर से अधिक और योगफल से कम। क्लियर हुआ बहादुर? धुआं धुआं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तूफान के तरह नाचते नाबूद करते हुए, मैथ को चीरते हुए। क्लियर हुआ? बढ़ जाते हैं तूफान के तरह। चलिए आ जाइए, अब पढ़ते हैं त्रिभुज। इसके पहले जितना चीज भी पढ़े ना वो जनरल पढ़े। अब त्रिभुज को हम लोग अलग अलग बांटेंगे, उसके बाद उसके बारे में अध्ययन करेंगे डिटेल से विथ एग्जाम्पल। विथ एग्जाम्पल क्योंकि हम सबसे ज़्यादा वैल्यू एग्जाम्पल का देते हैं, एग्जाम्पल से सारा क्लियर होता है। त्रिभुज को दो आधार पर बांटा जाता है। एक भुजा के आधार पर, जो हम आपको मेंसुरेशन में पढ़ाए हैं, कोण के आधार पर जो आपको ज्योमेट्री में पढ़ना है, लेकिन पूरा डिटेल में
हम लोग इसका एक एक पॉइंट को नोट्स करते चलेंगे और सबसे बड़ी चीज़ एग्जाम्पल होता है। तो पहले इसको हम सिंपल तरीका से बांट दें, ये सब तो पहले से पढ़ा हुआ है। इसलिए भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होता है, कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होता है। तो भुजा के आधार पर पहला त्रिभुज होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, समद्वि बाहु, समबाहु, जैसे लग रहा है राक्षस के नाम है, विषम बाहु त्रिभुज। तो नाम से ही पता चल रहा है विषम बाहु, विषम मतलब असमान, जिसका तीनों भुजा असमान हो, विषम बाहु त्रिभुज होता है। जिसका तीनों भुजा क्या हो, असमान हो, क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज। तो हम सौटे में लिख दिए हैं तीनों भुजा असमान। क्या इसका डिफिनीशन लिखना, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्वि बाहु त्रिभुज, जिसका 2 भुजा समान हो। तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज, जिसका तीनों भुजा समान हो। ये सब तो हम लोग मेंसुरेशन में भी पढ़े। आ जाइए कोण के आधार पे त्रिभुज सौटे में निकालते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है। त्रिभुज है तो तीनों कोण जोड़ के 180 होगा, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण त्रिभुज हुआ। दूसरा समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री है, जिसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री, राइट एंगल होता है, वही समकोण त्रिभुज। बाकी 2 कोण न्यून कोण होगा। अधिक कोण, जिसके एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, वह अधिक कोण होता है। तो त्रिभुज को 2 आधार पर बांटे जाते हैं। पहला भुजा के आधार पे 3 प्रकार के, विषम बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे 3 प्रकार के, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर हुआ। भुजा के आधार पे, कोण के आधार पे। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। अब यहाँ से मजा आएगा, यहाँ से आएगा मजा। तो आगे बढ़ते हैं बहादुर तूफान के तरह। आ जाइए, यहाँ से त्रिभुज का पढ़ते हैं अलग अलग, जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनाता है। सर्वांगसम त्रिभुज, तो सर्वांगसम त्रिभुज से जनरल कंपटीशन में 9 के बराबर क्वेश्चन बनाता है। भले हम लोग 8, 9, 10 में पढ़ना था। सर्वांगसम के मतलब होता है सर्वांगसम, सर्व अंग सम, तोड़िए तो सर्व अंग समान। सर्वांगसम का मतलब होता है सब अंग समान, मतलब सेम उसी का फोटो कॉपी। यानी आप कह सकते हैं कि सर्वांगसम वर्ड को फोटो कॉपी या कॉपीराइट लिखें तो सही होगा, फोटो कॉपी। सर्वांगसम शब्द को हम लिख सकते हैं क्या, फोटो कॉपी। एकदम सेम वही वाला चीज, सेम वही वाला, मतलब कि वैसे 2 त्रिभुज, देखिए वैसे 2 त्रिभुज जिनके संगत कोण और प्रत्येक संगत भुजाएं आपस में समान हो, मतलब जिसका कोण भी तीनों के तीनों बराबर और भुजा भी तीनों के तीनों बराबर। सर्वांगसम का चिन्ह होता है बराबर अवैसे। इसका मतलब समरूप होता है, मतलब रूप तो समान होबे करेगा, आकार भी समान हो। मतलब अपने भाषा में सोचे तो वैसा जो त्रिभुज जिसका आकार और रूप दोनों समान हो, जिसका आकार और रूप दोनों समान हो, एकदम सेम वही वाला फोटो कॉपी हो, सर्वांगसम त्रिभुज होता है। सर्वांगसम से क्वेश्चन जनरल कंपटीशन नहीं बनाता है, यदि पूछा है तो एकागो बताइएगा, ठीक है ना। बनाता कहाँ से, समरूप से। इसलिए क्योंकि सब सर्वांगसम त्रिभुज समरूप जरूर होता है, लेकिन सारे समरूप सर्वांगसम नहीं होते। तो सर्वांगसम का तो सीधा अपने ठेठ भाषा में जवाब यही निकला कि वैसे 2 त्रिभुज जिनके प्रत्येक संगत कोण भी समान और प्रत्येक संगत भुजाएं भी समान सर्वांगसम कहलाते हैं। मतलब समझिए ई वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज दोनों एक ही है, सेम है, सिर्फ नाम अलग अलग रख दिया। इसका भुजा भी समान, ए बी बराबर डी, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ। और कोण भी, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। संगत कोण संगत भुजा दोनों बराबर सर्वांगसम। अब सर्वांगसम से मतलब है नहीं, ठीक है ना। मेन मतलब है बहादुर समरूप से, तो इसको हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेन मतलब है बहादुर समरूप से, समझिएगा बाबू ध्यान से। ये देख लीजिए, कतई जहर पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनाता है। समरूप त्रिभुज, क्या चीज़, समरूप त्रिभुज इंपॉर्टेंट है, कतई जहर है, VVI है। कह रहा वैसे 2 त्रिभुज, समझिएगा एकदम ध्यान से लिखते चलिएगा। वैसे जो 2 त्रिभुज जिसके आकार समान हो या नहीं हो, जिसके आकार क्या पड़े सर्वांगसम में, जिसका आकार और रूप दोनों समान हो, लेकिन समरूप में जिसका आकार समान हो या नहीं हो लेकिन रूप समान होता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। आकार समान हो या नहीं हो, रूप समान होता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। और समरूप त्रिभुज के 2 पॉइंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाता है, गारंटी है क्वेश्चन बनाएगा। देखिए कैसे, फिर से वैसे 2 त्रिभुज जिनके आकार समान हो या ना हो लेकिन रूप हमेशा समान होता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। समरूप त्रिभुज का इंपॉर्टेंट पॉइंट, VVI पॉइंट,
यहाँ से समरूप त्रिभुज के तीनों संगत कोण हमेशा समान होता है। संगत भुजाएं समान होवे चाहे नहीं, लेकिन संगत कोण हमेशा समान होता है। ठीक है, जैसे ABCD छोटा है, DEF बड़ा है, लेकिन ये जो है समरूप है। अब ये समरूप होगा तो इसके पीछे कंडीशन होगा, क्यों समरूप होगा तो कहता है क्या, देखिए यहाँ पे समझिए इस पॉइंट को। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF समरूप है कब, जब कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, यानी कि संगत कोण समान होना चाहिए। कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। A बराबर D, A का संगत कोण देखिए ऊपर है तो ऊपर, यहाँ पर लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट। संगत कोण हमेशा बराबर होगा। समरूप त्रिभुज का संगत कोण हमेशा बराबर होगा। संगत कोण हमेशा बराबर होगा। यहाँ से बनता है बहादुर इंपॉर्टेंट, यहाँ से बनता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मजेदार पॉइंट्स, आ जाए VVI पॉइंट्स। कभी भी समरूप त्रिभुज का चर्चा हो जाए क्वेश्चन में, आप पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन में समरूप त्रिभुज का चर्चा हो गया, या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ रहा है और समरूप त्रिभुज का चर्चा कर दिया, तो दो गो पॉइंट हमेशा माइंड में होने चाहिए। पहला पॉइंट, किसी भी दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं हमेशा समानुपाती होता है और क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। फिर से समरूप त्रिभुज आ गया तो दो पॉइंट आपके दिमाग में ठोका हुआ रहना चाहिए। पहला पॉइंट, किसी भी समकोण त्रिभुज के संगत भुजाएं हमेशा समानुपाती होता है और क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती। जरा यहाँ पे डिटेल में लिखते हैं, देख लीजिए। कहता है दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं, संगत परिमाप, संगत शीर्षलंब, संगत माध्यिकाएं, संगत ऊंचाइयां हमेशा समानुपाती होता है। जैसे किसी दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा दे देगा 2:3, पूछेगा इसके परिमाप का अनुपात तो 2:3 होगा। किसी दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात है 3:4, पूछेगा इसके शीर्षलंबों का अनुपात तो 3:4 होगा। किसी समरूप त्रिभुज के दुगों के माध्यिकाओं का अनुपात 5:7 है, आप पूछेगा इसके भुजाओं का अनुपात तो 5:7 होगा। कहने का मतलब है कि किसी भी दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं, संगत परिमाप, संगत शीर्षलंब, संगत माध्यिकाएं, संगत ऊंचाइयां हमेशा समानुपाती होता है, हमेशा समानुपाती होता है। क्लियर हुआ? अब देखिए मजा तो अब देखिए, अर्थात इसको समझते हैं। जैसे त्रिभुज ABC आपके सामने इस समरूप है किसके, त्रिभुज DEF का। यानी कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है तब इसके संगत भुजाएं समानुपाती होगा। AB/DE, BC/EF, AC/DF। देख लीजिए, संगत भुजाएं समानुपाती मतलब AB का संगत भुजा DE है तो AB/DE मतलब AB और DE का अनुपात। BC का संगत भुजा EF है तो BC और EF का अनुपात, AC और DF का अनुपात। संगत भुजाएं हमेशा समानुपाती होता है, इसलिए लिखें, क्या लिखें, AB/DE, BC/EF और यहाँ पर AC/DF आपस में क्या होगा, बराबर। और यही दो पॉइंट तो हम आपको शॉर्ट में बोले, ही तो लिखने की बात होगी कि जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजाएं हमेशा समानुपाती और क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती। लेकिन यहाँ और कुछ सीख लिए कि संगत भुजाएं, संगत परिमाप, संगत शीर्षलंब, संगत माध्यिकाएं, संगत ऊंचाइयां सब समानुपाती हो जाएगा। एग्जाम्पल में भी देख लिए इनके भुजाएं समानुपाती। आगे बढ़ते हैं बहादुर, स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए या छापते चलिए। मेन आपको सीखना है, कभी भी किसी भी टीचर से पढ़िए तो मेन फोकस सीखने पर रखिए। अच्छा, अब देख लीजिए, अर्थात इस पॉइंट को समझ लीजिए, इस पॉइंट को समझिए पहले, इस पॉइंट को। अर्थात कहता है दो समरूप त्रिभुज हो, एक त्रिभुज को हम त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 लिखें, या त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF जो भी लिखे। अर्थात दो समरूप त्रिभुज हो, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, तो पहला भुजा 1 बटा भुजा 2 मतलब पहला त्रिभुज के भुजा बटा दूसरा त्रिभुज के भुजा, यानी संगत भुजाओं, संगत शीर्षलंब, संगत माध्यिकाएं और संगत परिमाप का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है, समानुपाती होता है। भुजा 1 भुजा 2 मतलब पहला त्रिभुज का भुजा दूसरा त्रिभुज का भुजा, पहला का शीर्षलंब दूसरा का शीर्षलंब, पहला का माध्यिका दूसरा का माध्यिका, पहला का परिमाप दूसरा का परिमाप समान होगा। अब तो ये पॉइंट माइंड में सेट कर गया कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं, शीर्षलंब, माध्यिकाएं, परिमाप हमेशा समानुपाती होता है। अब मेन पॉइंट्स अगला है, इस पॉइंट्स को समझिए, उसके बाद इस पर आपको क्वेश्चन बताएंगे। हर पॉइंट्स पर आपको क्वेश्चन भी बताया जाएगा। कहता है किसी भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, किसी भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है।
किसी भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, किसी भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, किसी भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा उनके संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। किसी भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा उसके संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती, यानी भुजाएं शीर्षलंब माध्यिकाएं आपस में समानुपाती होवे करता है, उसके वर्ग का समानुपाती उसका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे उल्टा भी याद रखिएगा कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजाओं के वर्गों के समानुपाती, तो भुजा का यदि अनुपात पूछेगा, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसके वर्गमूल के समानुपाती। तो बस देखिए, इसी को हम अर्थात करके लिख दिए हैं। देख लीजिए कि यदि त्रिभुज वन समरूप त्रिभुज 2 हो, तो देखिए क्षेत्रफल, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के समानुपाती, शीर्षलंबों के वर्गों के समानुपाती, या माध्यिकाओं के वर्गों के समानुपाती, या परिमापों के वर्गों के समानुपाती। क्यों? क्योंकि भुजाएं, शीर्षलंब, माध्यिका और परिमाप तो आपस में समानुपाती होवे करता है। तो यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजाओं के वर्गों के समानुपाती हो गया तो निश्चित है कि वो शीर्षलंब, ऊंचाई, माध्यिका, परिमाप सबके वर्गों के समानुपाती होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि दो समरूप त्रिभुज है जिसके परिमापों का अनुपात 3:4 है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात तो याद रहना चाहिए ना कि परिमाप के वर्गों के भी समानुपाती हो जाएगा। 3-4 परिमाप है तो क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9:16। क्लियर हो गया? तो ये समरूप त्रिभुज के बारे में मेनली रूप से जो इतना हम लिखे हैं, लेकिन एक काम आने वाला दुइये को पॉइंट है। पहला पॉइंट, जैसे समरूप त्रिभुज आया दिमाग में कॉन्सेप्ट का कीड़ा दौड़ना चाहिए, क्या कि इसके संगत भुजाएं समानुपाती और क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती। अभी इस पर आधारित दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को धुआं करेंगे। बाकी आप छापते चलें तो आपके लिए बेहतर हो। तो देख लेते हैं नेक्स्ट। चलिए आ जाइए बहादुर। अब एग्जाम्पल, किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी बड़े बड़े टीचर के कोर्स खरीदते हैं, लेकिन किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ सीखते हैं, उसको बरकरार रखने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। इसलिए एग्जाम्पल तो देख लो भैया, देख लो, एकदम धुआं उड़ाएंगे। कह रहा है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ, त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ समरूप है यदि AB बराबर 15 सेंटीमीटर, BC बराबर 25 सेंटीमीटर। AB और BC दे ले, पहले तो बोला है समरूप, तो हम तुरंत दो त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ABC, एगो आप बनाते हैं DEF। अब देखिए कमाल है, बोला ये दोनों त्रिभुज समरूप है। जैसे ही समरूप आ गया तो दिमाग में कॉन्सेप्ट का कीड़ा दौड़ा कि इसका भुजा समानुपाती होगा। तो बोल रहा है ABC और DF समरूप है। AB 15 है, AB भाई साहब 15 है, और BC कितना है 25 है। AB 15 है, BC 25 है, और DE 7.5 है। DE मतलब ये वाला भुजवा क्या है 7.5 है, ये वाला भुजा 7.5 है। तो बोल रहा है EF क्या होगा, तो EF X मान लीजिए। बोले सर आप भी कमाल करते हैं, आप जानिए रहे हैं कि दो त्रिभुज समरूप होता है तो इसके संगत भुजाएं समानुपाती, यानी AB का संगत कौन है D, आप बराबर BC, आप BC का संगत कौन है, तो BC का संगत है EF। AB बटा DE बराबर BC बटा EF, AB बटा DE बराबर BC बटा EF, AB बटा DE बराबर BC बटा EF। तो अब क्या करें, और आगे AC बटा DF भी होगा, लेकिन उसको लिखने से क्या फ़ायदा, हमें जो दिया हुआ है वही लेके चलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए AB बटा D, तो 15 बटा D कितना है 7.5 बराबर BC है संगत किसका EF का, तो BC कितना है 25, तो 25 बटा EF। अब बहादुर धुआं कर दो। 7.5 दूनी 15, यही ना है जी, 7.5 दूनी 15। तो इसको जब हम काटेंगे तो EF बराबर क्या होगा, तो बोले सर 25/2 हो जाएगा, और क्या 25/2 मतलब 12.5, 25/2 मतलब 12.5। कुछ नहीं किए हैं, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं हमेशा समानुपाती। तो AB देल है, BC देल है, तो AB बटा DE कर दिया, BC बटा EF कर दिए, काट छाट के EF आ गया 12.5। बहादुर। आइए इससे भी इंपॉर्टेंट ये है, देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, मजेदारी लाते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ भी देखिए कह रहा है क्या, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF दिया हुआ है, कह रहा है क्या त्रिभुज ABC समरूप है। इस चिन्ह का क्या आप कहिएगा, समरूप, इसको क्या कहते हैं समरूप। तो बोला त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो तुरंत हम बना दिए एगो त्रिभुज, दोगो ABC समरूप है कौची DEF, ABC समरूप कौची है DEF। आप सोचिए, तथा इनका क्षेत्रफल क्रमशः मतलब ABC का 64 है और
तथा 225 है, DEF का 225 है। क्रमशः मतलब ABC का 64 है और DEF का 225 है। जैसी आया क्या क्षेत्रफल, अब बोल रहा है क्या, यदि AB 16 है, AB कितना है 16, तो DX। अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट का कीड़ा दौड़ा होगा कि जब समरूप त्रिभुज आता है तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती और दूसरा उनके संगत क्षेत्रफल वर्गों संगत क्षेत्रफल जो होता है भुजाओं के वर्गों के समानुपाती। तो यहाँ भुजा क्या हो जाएगा, तो बोलिए सर क्षेत्रफल के वर्गमूलों के समानुपाती। यानी हम कह सकते हैं कि AB और बटा D निकालना, D तो निकालना है, तो AB बटा D बराबर, यानी कि पहला का क्षेत्रफल 1 का रूट हो जाएगा और बटा क्षेत्रफल 2 का भी रूट हो जाएगा। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल का वर्गमूल। क्यों उल्टा किए, बोले सर आप तो वर्गों के समानुपाती बताते, वर्गमूलों के समानुपाती कर दिए। तो आप ही बताइए कि भुजा के वर्गों के समानुपाती क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल के वर्गमूल के समानुपाती भुजा नहीं होगा। बात करते हैं, आप ये भी देल है कितना 16, D निकालना है। क्षेत्रफल पहला का क्षेत्रफल है 64 और दूसरा का क्षेत्रफल कितना है 225, लेकिन 64 तो रूट अंडर 64 रूट अंडर 225। बहादुर देख लीजिए 16 बटा D, 64 का वर्गमूल 8 होगा और इसका हो जाएगा 225 के 25, यह ना होगा जी, सॉरी 225 का 15, 225 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 15। तो 8 दूनी 16, तिरछा गुना करेंगे D बराबर हो जाएगा बहादुर 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखें कि संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल के वर्गमूलों का समानुपाती क्या होगा, संगत भुजाएं होगी। बस लेके चल दिए, भुजा भी निकाल लिए, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो भी भुजा निकालना सीख गए। 100% आपको समझ में आया होगा। आप छापिए, पॉइंट्स को नोट करिए, एक एक क्वेश्चन को दोबारा तेबारा बनाइए, सब कॉपी तैयार करिए। रिवीजन का बहाना होना चाहिए बहादुर, रिवीजन का बहाना होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मेरे शेरों, तांडव करते हुए आगे बढ़ते हैं, तूफान मचाते हुए आगे बढ़ते हैं, तूफान मचाते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए अगला पॉइंट्स को अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट्स का हम लोग अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट्स का जरा ध्यान दीजिएगा, कतई जहर पॉइंट यहाँ पर भी है। अभी तक तो हम लोगों ने समरूप देखा, समरूप का पॉइंट सीखा। अब यहाँ पर सीखते हैं थेल्स प्रमेय। क्या सीखते हैं, थेल्स प्रमेय। कतई जहर है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, बार बार बनता है, इसलिए मैंने लिखा है कतई जहर। इसको हम प्रूफ करके नहीं बताएंगे, उतना समय नहीं, ये सब काम तो बचपन में कर ले। क्वेश्चन कहाँ से बनता है ये जानना जरूरी है। ये थोड़ी ना बोलेगा थेल्स प्रमेय को प्रूफ करिए, ये तो 9th 10th में कर चुके हैं। किसी त्रिभुज के थेल्स का कहना क्या था तो बताते हैं। थेल्स एक गणितज्ञ थे, यूनानी गणितज्ञ। वो एक व्यापारी थे जो बहुत धन कमा लिए व्यापार में। उसके बाद उनका रुचि अध्ययन में गया और वो ज्योमेट्री के रूप में अध्ययन किए। इन्हीं का चेला बाद में पाइथागोरस बना था। तो थेल्स का ही कहना था क्या कि किसी त्रिभुज के दो सम्मुख भुजाओं पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो। समझिएगा, किसी त्रिभुज के दो सम्मुख भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो तो वह रेखा दोनों सम्मुख भुजाओं के समान अनुपात में बांट देता है। किसी भी त्रिभुज के दो सम्मुख मतलब आमने सामने वाले भुजा पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखा यदि तीसरी भुजा के समानांतर हो तो दोनों सम्मुख भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। कैसे समान अनुपात में बांटता है तो देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे एक त्रिभुज है, क्या है ABC, जिसमें देखिए AB और AC सम्मुख भुजा बोल सकते हैं। किसी त्रिभुज के, इस पॉइंट्स को समझिए, किसी त्रिभुज के दो सम्मुख भुजा, देखिए AB और AC पर स्थित दो को बिंदु DE है, तो DE को मिलाने वाला रेखा DE है जो BC के कौची है, समानांतर है। समानांतर हो तो ये दोनों सम्मुख भुजा को समान अनुपात में बांटेगा, यानी AD BD और AE EC का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पे इसीलिए लिखे कि यदि इस त्रिभुज में DE पैरेलल BC, देखिए दो सम्मुख भुजा को मिलाने वाला रेखा DE है जो कि BC के पैरेलल बोल रहा है। यदि DE पैरेलल BC तब सम्मुख भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा, यानी AD बटा BD और AE बटा CE या AE बटा EC। मतलब ये दोनों का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि सर यानी ये वाला 2:3 होगा तो यह वाला 2:3, ये 5:4 तो यह वाला 5:4। थेल्स का यही कहना था, किसी भी त्रिभुज के दो सम्मुख भुजाओं पर स्थित बिंदुओं को जब मिलाते हैं और तीसरी भुजा के समानांतर हो तो दोनों सम्मुख भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। फिर से बोलेंगे, किसी भी त्रिभुज के दो सम्मुख भुजाओं
पर स्थित बिंदुओं को जब मिलाते हैं वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो तो दोनों सम्मुख भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। इसलिए AD बटा BD बराबर AE बटा EC, AD BD AE EC, मतलब ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। कब? जब ये दोनों आपस में पैरेलल होगा तब। यही कहना था हमारे पाइथागोरस, ये थेल्स भैया का। थेल्स भैया दादा परदादा आज के हैं, बड़े दिन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको नास्ते नाबूद करते हुए इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसका ये तो पहला पॉइंट हुआ थेल्स का, आप नोट करिए। थेल्स का पहला पॉइंट हुआ कि किसी त्रिभुज के दो सम्मुख भुजाओं पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो तो सम्मुख भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है, समान अनुपात में बांटता है। आप नोट्स करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट थेल्स जी का क्या था, जो समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट थेल्स जी का था। समझिए क्या था, जो समझिए। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, दूसरा, कि किसी त्रिभुज के दो सम्मुख भुजाओं के मध्य, समझिएगा भैया, किसी त्रिभुज के दो सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, किसी त्रिभुज के दो सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, किसी त्रिभुज के दो सम्मुख भुजाओं के, इसके पहले सिर्फ सम्मुख भुजाओं पर स्थित बिंदु को मिलाए थे जो तीसरी भुजा के समानांतर था, तो सम्मुख भुजाओं को समान अनुपात में बांट रहा था। लेकिन यहाँ दोनों सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे। किसी त्रिभुज के दो सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमेशा तीसरी भुजा से आधी होती है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तीसरी भुजा से आधी होती है। देखिए पिछला में क्या था कि दो सम्मुख भुजाओं पर स्थित इसके समानांतर होना चाहिए, इसमें समानांतर हो या ना हो, लेकिन मध्य बिंदु को मिला रहा है तो ये जो रेखा होगा तीसरी भुजा के आधी होगा। किसी त्रिभुज के दो सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा हमेशा तीसरी भुजा के आधा होता है, तीसरी भुजा के आधा होता है। यानी इसमें क्या है, यदि D जो है AB का मध्य बिंदु है, I जो है AC का मध्य बिंदु है, तो D हमेशा BC का आधा होगा। इसलिए D बराबर हाफ BC। एकदम डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है जो भी हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये एक त्रिभुज है ABC, AB का मध्य बिंदु है D और AC का मध्य बिंदु है E, तो D, E वाला 12 है, BC 12 है तो D 6 हो जाएगा, E 15 है तो 7.5 हो जाएगा, E 18 है तो 9 हो जाएगा, यदि E डेल है 10 तो E 20 हो जाएगा, E 5 है तो 10 हो जाएगा, E 100 है तो 200 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, याद रहेगा ना। थेल्स का ये दूसरा पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट तो ये हुआ कि जब किसी त्रिभुज के दो सम्मुख भुजाओं पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हैं और तीसरी भुजा के समानांतर हो तो दोनों सम्मुख भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। उस पर आधारित क्वेश्चन हम अभी भी बताएंगे। दूसरा पॉइंट यह हुआ कि किसी त्रिभुज के दो सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमेशा तीसरी भुजा के आधी होता है। अब देखते हैं बहादुर इसका क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं। आप नोट्स करते चले तो ज़्यादा। देखिए दोनों क्वेश्चन कतई जहर है, मज़ेदार है, समझने लायक है। समझिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में AB तथा AC पर D तथा E दो बिंदु इस प्रकार स्थित है। जैसे हम एक त्रिभुज बना दिए, ABC त्रिभुज बना दिए। अब इसमें AB और BC पर दो गो बिंदु D और E इस प्रकार स्थित है कि बोल रहा है D पैरेलल BC। हमने क्वेश्चन ही करा D पैरेलल BC। तो जैसे ही हम देखें कि एक त्रिभुज के BC के समानांतर D हो गया तो दिमाग में कौन दौड़े, थेल्स जी दौड़े। कौन दौड़े, थेल्स जी। उन्होंने बताया था कि किसी भी त्रिभुज के दो सम्मुख भुजाओं पर स्थित दो बिंदु तीसरी बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो, यानी D पैरेलल BC हो, तो क्या होता है, E वाला दोनों यानी AD DB या AD BD और AC ये दोनों आपस में समानुपाती हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, यदि AB का 3/5 है, मतलब ये कहना चाह रहा है AD जो है AB का 3/5 है। तो रेशियो के नियम में हम लोग पढ़े हैं AD AB का 3/5 है। AD AB का, AB में का लगा यानी AB 5 तो AD 3, AB 5 तो AD 3, AB 5 तो AD 3, यानी कि AB ये पूरा के पूरा यहाँ से यहाँ 5 तो ये 3, तो ये तो अनपढ़ो आदमी बता देगा 2, मतलब ये वाला 3 तो ये कितना हो जाएगा 2। हमने क्वेश्चन ही करा कि AD AB का 3/5 है, यानी AB 5 तो AD 3, तो AD 3 तो D क्या हो जाएगा BD 2, तो E 3 2 तो यह वाला 3 2। क्यों, क्योंकि E वाला रेखा इसका समानांतर है। तो थेल्स के अनुसार ये दोनों समानुपाती 3:2, तो यह वाला 3:2, तो ये वाला 3:2 हो गया। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा क्या EC है 12 सेंटीमीटर, तो AC क्या होगा। रेशियो आपको यहाँ भी नहीं पीछा छोड़ा, हम लोग से पूछ रहा है AC और दिया हुआ पूरा EC, तो EC है 12, यहाँ EC कितना है 2,
देखिए ना 3:2, 3:2, 3:2 ये भी हो गया। तो AC है कितना है EC है 12, तो EC यहाँ से हुआ 12, यहाँ रेशियो में 2 है, 12 की तुलना 2 से। यदि A ही पूछता तो 3 से, लेकिन पूछ क्या रहा AC मतलब यहाँ से यहाँ था 3 2 5 से। काटेंगे 2 6 के 12, 6 5 30 सेंटीमीटर में है तो 30 सेंटीमीटर। समझ गया ना? यही है थेल्स का कहना कि किसी त्रिभुज के दो सम्मुख भुजाओं पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की जब समानांतर हो तो समान अनुपात में बांटता है। ये 3 2 आया तो यह 3 2 हो गया। ये वाला दे 12, 12 की तुलना 2 से। पूछ रहा है पूरा AC तो 3 2 5 से। बहादुर बहादुर बहादुर। अब देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, इस पर भी उसी पर थेल्स का दूसरा नियम पर आधारित ही है। देखिए दूसरा कहता है त्रिभुज ABC में AB तथा AC के मध्य बिंदु, देख लीजिए यहाँ मध्य बिंदु को मिला रहा है। त्रिभुज ABC में AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है। यदि BC की लंबाई 15 है, BC की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो DE की लंबाई तो बोले सर 7.5 सेंटीमीटर। एरा में ज़्यादा दिमाग लगावे की जरूरत है जी। बोले ना कि अर्थमेटिक से भी आसान है क्या एडवांस। बस पॉइंट को एक गो लिख लिख के माइंड में सेट करना, और इतना प्रैक्टिस करेंगे कि दिमाग में ठोका जाएगा टोटल कॉन्सेप्ट। इस सारा जितना बता रहे हैं ना, इस सारा कम से कम 5 6 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो 2 पॉइंट देख लिए, पहला तो समानुपाती है, दूसरा मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधा होता है। तो ये दिया हुआ है 15, तो 7.5 हो जाएगा। तांडव हो गया। क्लियर हुआ? एक कॉन्सेप्ट माइंड में जा रहा होगा, आप पॉइंट को सेट करते चले तो ज्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़े बहादुर, तूफान के तरह आगे बढ़ते हैं शेरों। नेक्स्ट चलिए आ जाइए अगला पॉइंट, फिर से कतई जहर पॉइंट पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस चाचा को तो इतना पढ़े हैं ना कि दिमाग में ठोका हुआ होगा पहले से ही। मैराथन में पढ़े हैं, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं, मेंसुरेशन में पढ़ा, जियोमेट्री में भी आ गए, तो जरूर पढ़ेंगे। यहाँ भी तांडव करते हुए पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थेल्स का चेला हुए। पाइथागोरस ने त्रिभुज के बारे में बताया, थेल्स ने, तो पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के बारे में बताया। कहा गया कि किसी त्रिभुज के 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, किसी त्रिभुज के 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है। हम लोग पढ़े थे, 10वां में पढ़ते थे, 9वां में, तो पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें या पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सिद्ध करें, तो उसको 2 पॉइंट में बना के रखें। पहला तो किसी त्रिभुज के, कौन त्रिभुज अभी पता नहीं है, लेकिन 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो गया तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। किसी त्रिभुज के 2 छोटी भुजाओं का वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर हो गया तो समकोण त्रिभुज। जैसे 3 4 5, 3 को भुजा वाला एक त्रिभुज है, तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है कि नहीं? तो बोले होता है सर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 5 का स्क्वायर 25, यानी निश्चित है इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज बनेगा। पाइथागोरस का यही कहना था कि किसी भी त्रिभुज के 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग यदि बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो वह समकोण त्रिभुज बनेगा। अब उसी का ही विलोम हो गया, अर्थात कि मतलब विलोम में यही हम लोग से पूछता था कि पहले बता देता था कि समकोण त्रिभुज है, तो उसमें सिद्ध करना रहता था कि 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए, यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा कब? यदि उसके 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। दोनों बात सेम ही है, बस उलट पुलट के बोला। तो एक चीज तो माइंड में सेट हो गया। पाइथागोरस चाचा का कहना था कि कोई त्रिभुज समकोण तभी होगा जब उसके 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, और उसमें जो बड़ी भुजा होगा हमेशा कर्ण होगा और 2 छोटी भुजा कोण के अनुसार लंब और आधार होगा। तो देखिए उसी पॉइंट को यहाँ पर हमने बेहतरीन ढंग से लिखा है। देखिए बेहतरीन ढंग से लिखा है। देखिए क्या बोल रहा है, इसी पॉइंट को हमने लिखा है यहाँ पे क्या, जैसे कि ये देखिए एक त्रिभुज है ABC, समकोण कब होगा? जब एक 90 डिग्री होगा। अभी पीछे समकोण त्रिभुज का डिफिनीशन भी पढ़े थे कि एक कोण 90 डिग्री हो, लेकिन पाइथागोरस का कहना था कि समकोण में 90 तो होबे करता है, लेकिन 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर होता है, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, लेकिन कर्ण किसको कहेंगे? तो यहाँ पे लिख दिए, बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होता है, जबकि छोटी भुजाएं कोण के अनुसार लंब या आधार होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री में ही पढ़ लिए थे, जैसे ही कोण थीटा है तो ई लंब ई आधार, आई कोण थीटा हो जाएगा तो ई लंब ई वाला आधार हो जाएगा। ई वाला थीटा है, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, माइंड में ठोक लो, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। ई थीटा लेंगे तो ई वाला लंब हो जाएगा और दूसरा का आधार हो जाएगा। लंब आधार चेंज होते रहता है। कर्ण एगो त्रिभुज में फिक्स रहेगा,
ठीक है ना। तो याद रखना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। पाइथागोरस जी ने बताया था कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, समकोण त्रिभुज होगा। बड़ी भुजा में से कर्ण होगा और दो छोटी भुजाएं कोण के अनुसार लंब और आधार होगा। अब यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिक जो VVI ही नहीं, एकदम कतई ज़ाहिर है। ये ट्रिगोनोमेट्री में इस्तेमाल होता है, मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री में, बीच बीच में ऐसे भी इस्तेमाल हो जाता है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो उतना दिमाग नहीं खर्चा करना है कि बस निकालते रहिए उतना लगा लगा के। बेसिकली ये 6 को जो है इसको रट जाना है, इसको क्या करना है, रट जाना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाना है। इससे ज़्यादा पूछता भी नहीं है। 99% इसी का इस्तेमाल होता है। जो बच्चे हमसे लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको बुझा गया होगा। लंब आधार ये दोनों चेंज हो सकता है। लंब आधार 3 4 है तो कर्ण हमेशा 5 होगा। तो इसको याद कर लेना, 3 4 5 3 4 5 3 4 5। अब इसको दुगना तिगना भी करिएगा ना तो पाइथागोरस लगेगा। जैसे 6 8 10, तिगना भी कर दीजिए तो तिगना करिएगा तो 9 12 15। चौगुना भी आप कर सकते हैं 12 16 20, ठीक है ना। इस प्रकार से तो पहले तो मैंने यही याद रखना है 3 4 5, इसका दुगना तिगना में भी पाइथागोरस लगेगा। तो 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29। ये पाइथागोरस चाचा पीछा छोड़े वाला नहीं है बहादुर। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29। याद रखना है 6 वो। फिर से 3 4 5 अपने याद करना, चिल्ला चिल्लक नहीं, 3 4 5। नहीं तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वो बोलेंगे कि देखो ये बकलोल पढ़ू नहीं आता है, 3 4 5 बोलता है, जबकि 3 4 तो 7 होता है। लेकिन हम लोग तो दूसरा चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। पाइथागोरस का ये भुजाएं हैं। इससे याद करने से फायदा क्या होगा, जैसी दो को मालूम रहेगा तीसरा आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29। क्लियर हो गया बहादुर पाइथागोरस। आगे बढ़ते हैं तांडव करते हुए। तो बढ़े चलो ना बहादुर, बढ़े चलो, आ जाओ। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज में हम लोग अंतःवृत्त और परिवृत्त, और ये लास्ट है। इसके बाद एक स्पेशल त्रिभुज का हम आपको बताएंगे, त्रिभुज का एक स्पेशल पॉइंट बताएंगे। हालांकि वो अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र, त्रिभुज का परिकेंद्र और त्रिभुज का लंब केंद्र पर आधारित है, जो वृत्त में मेनली रूप से पढ़ना है। लेकिन त्रिभुज में ही बता देंगे वृत्त से रिलेट करके, क्योंकि उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लंब केंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र। तो लास्ट ही पॉइंट है, देख लीजिए। कह रहा है समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त एवं परिवृत्त। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो पॉइंट्स लिख सकते हैं, और नहीं तो शॉर्ट में ही हॉट ट्रिक आप लिख लीजिए। क्या, किसी भी समकोण त्रिभुज में, पहले तो ये जान लीजिए आप, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में होता क्या है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है ना, उसके परिवृत्त का व्यास का काम करता है। किसी भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है उसके परिवृत्त का व्यास का काम करता है। यानी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है, बस इतने याद रखना है, ज़्यादा नहीं। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है वो कर्ण का आधा होता है। कर्ण का क्या होता है, आधा होता है। बोले क्या है सर, आप ही ना बताए कि किसी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का व्यास उसका कर्ण ही होता है। इस पर एक क्वेश्चन और बनता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में उसका परिकेंद्र कहाँ पर होता है, तो कर्ण पर। कहाँ पर, कर्ण पर। किसी भी समकोण त्रिभुज में उसका परिकेंद्र कहाँ पर होता है, कर्ण पर। और कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का, कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का व्यास होता है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है। इसलिए किसी भी समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या अर्थात परित्रिज्या, इसी को बोलते हैं बहादुर परित्रिज्या। डायरेक्ट कभी कभी बोलेगा कि किसी समकोण त्रिभुज का परित्रिज्या ज्ञात करें, तो परित्रिज्या सीधे हो जाएगा कर्ण बटा 2। किसी भी समकोण त्रिभुज के परित्रिज्या कर्ण के आधा। बस इतने याद रखिए, कर्ण के आधा, कर्ण के आधा, कर्ण के आधा। आपसे क्वेश्चन दे देगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः 6 और 8 है, तो उसके परित्रिज्या ज्ञात करें, या परिवृत्त की त्रिज्या या परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिज्या तो मालूम करना होगा। तो बोले सर पाइथागोरस से को याद करेंगे, 6 है ये 8 है, तो निश्चित रूप से ही 10 होगा। तो ये 6 है ये 8 है ये 10 होगा, तो यहाँ पर परित्रिज्या कितना हो जाएगा, तो बोले सर परित्रिज्या आधा हो जाएगा, यानी 10 बटा 2। किसका आधा, कर्ण के आधा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है।
अब यहीं पे समकोण त्रिभुज का अंतः त्रिज्या है, अंतः त्रिज्या मतलब अंदर में वृत्त। तो समकोण त्रिभुज का जो अंतः त्रिज्या होता है, क्या होता है, अंतः त्रिज्या जो होता है, अंतः त्रिज्या जो होता है वो होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। यही और सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं। सीधे समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण के आधा, अंतर्वृत्त की त्रिज्या लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। तो यहाँ पे यदि समकोण बनाने वाली भुजाएं 6 और 8 है, पूछेगा अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल या अंतर्वृत्त का त्रिज्या या अंतः त्रिज्या। तो जैसे देखेंगे 6 8 तो यहाँ पर लिखेंगे 10। उसके बाद अंतः त्रिज्या होता है लंब प्लस आधार, यानी 6 प्लस 8 माइनस 10 बटा 2। 8 से 14 में से 10 घट गया, 4 बटा 2। यानी कि यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज के अंतर्वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा समकोण त्रिभुज का परिवृत्त की त्रिज्या यानी परित्रिज्या कर्ण के आधा, कर्ण के आधा, कर्ण के आधा, और अंतः त्रिज्या लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। तो समकोण त्रिभुज के परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या माइंड में ठोक दिए, दिमाग में घुसा दिए। निश्चित रूप से अब आप नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या, अंतःवृत्त और परिवृत्त, लेकिन किसके, समबाहु त्रिभुज के। और इसका मैं पहले भी मेंसुरेशन में पूरा बारीकी से सिखा चुका हूं और यहां भी आपको मैं सिखाने वाला हूं। क्लियर है? तो यहां पर तो जगह नहीं है, सिर्फ यहां पर मैंने बता दिया कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा समान है। तीनों भुजा क्या है, समान है। समबाहु मतलब तीनों भुजा समान। इसके अंदर वाले भुजाओं को टच कर रहा है अंदर की ओर, तो अंतःवृत्त हो गया, परिवृत्त हो गया। जनरली रूप से ये जो ऊंचाई होता है यहाँ जी बिंदु पर काटता है, जिसको गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और ये गुरुत्व केंद्र जो होता है किसी भी समबाहु त्रिभुज को 2:1 में बांटता है। तो ऊपर वाला परित्रिज्या होता है, नीचे वाला अंतः त्रिज्या। यानी आप कहें तो समबाहु त्रिभुज का जो परित्रिज्या होता है वो होता है a/√3 और इसका अंतः त्रिज्या होता है जो होता है a/2√3, क्योंकि अंतः त्रिज्या हमेशा परित्रिज्या के आधा होता है। जहाँ a हो गया कौची, त्रिभुज के भुजा। लेकिन इसको अभी हम आपको डिटेल में बताते हैं कि ऐसा होता क्या है और इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन सकता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। इसको आप छापना है तो छापो, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए आ जाइए, यहाँ पे आपको डिटेल में हम सिखाते हैं, कभी नहीं भूलिएगा। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त एवं अंतःवृत्त, परिवृत्त एवं अंतःवृत्त। परिवृत्त तो नाम से ही पता चल रहा है, मतलब बाहर की ओर वृत्त। अंतःवृत्त भी नाम से ही पता चल रहा है, अंदर की ओर वृत्त। मान लिया जाए कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ए और ए। अब इसका परिवृत्त का बात किया जाए तो तीनों शीर्षों को टच करते हुए जो वृत्त बनेगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, परिवृत्त। और इसके अंतःवृत्त का बात किया जाए तो तीनों भुजाओं को टच करते हुए जो वृत्त बनेगा, अंतःवृत्त। मान लिया जाए कि ए बी सी कोई समबाहु त्रिभुज है, तो इसका ऊंचाई, ये ऊंचाई होता है। ठीक है, यहाँ पर जी कोई बिंदु है जो माध्यिकाओं के मिलान बिंदु पर मिलता है और इसको गुरुत्व केंद्र कहते हैं। किसी भी समबाहु त्रिभुज में गुरुत्व केंद्र उस त्रिभुज को 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है। मतलब ऊंचाई को 2:1 में बांट दिया। और हम सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा। अब √3/2 गुने भुजा को जब बांटिएगा तो ऊपर वाला भाग जानते हैं कितना आ जाएगा, ये ऊपर वाला भाग हो जाएगा परित्रिज्या। बोले काहे कि केंद्र हो गया। ये जो गुरुत्व केंद्र होता है वो अंतःवृत्त का भी केंद्र का काम कर रहा है और परिवृत्त का भी केंद्र का काम कर रहा है। तो केंद्र से परिधि पर मिलाने वाला त्रिज्या होता है। तो ई वाला बड़का वृत्त के परिधि पर मिल रहा है तो परित्रिज्या। ये छोटका वृत्त के देखिए ना, इसको गौर से देखिए, ये छोटका वृत्त के परिधि पर मिल रहा है तो ये अंतः त्रिज्या। तो ये वाला हो जाएगा, जानते हैं क्या, परित्रिज्या। क्या हो जाएगा, परित्रिज्या। और ये वाला क्या हो जाएगा, अंतः त्रिज्या। क्या हो जाएगा, अंतः त्रिज्या। अब उतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। √3/2a को जब आप 2:1 में बांटिएगा, मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, √3a/2 की तुलना कितना से, 2⁰3 से। निकालना है ऊपर वाला भाग तो 2 से, तो 2 कट गया, √3 से √3 कट जाएगा तो हो गया a/√3। यानी कि
परित्रिज्या जो आ गया ऊपर वाला भाग a/√3। तो निश्चित है रेशियो से ही पता चल रहा है कि परित्रिज्या अंतःत्रिज्या के दुगना होता है, तो अंतःत्रिज्या परित्रिज्या के आधा होगा, तो अंतःत्रिज्या a/√3 तो होगा, लेकिन इसका आधा करेंगे तो 2 से भाग देना पड़ेगा, यानी a/2√3 हो जाएगा। तो बस माइंड में सेट हो गया कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का भुजा a हो तो उसका परित्रिज्या a/√3, अंतःत्रिज्या a/2√3, परित्रिज्या a/√3, अंतःत्रिज्या a/2√3। फिर से बोलेगा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें या अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जब भुजा दिल है तो परिवृत्त की त्रिज्या यानी परित्रिज्या a/√3, अंतःत्रिज्या a/2√3, परित्रिज्या a/√3, अंतःत्रिज्या a/2√3, परित्रिज्या a/√3, अंतःत्रिज्या a/2√3, परित्रिज्या a/√3, अंतःत्रिज्या a/2√3। इतना बार बार क्यों बोलते हैं? ताकि आपको याद हो जाए, पूरा माइंड में सेट हो जाए। लेकिन इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो VVI पॉइंट है इसको याद रखना है आपको। VVI नोट, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो ये है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज, किसी भी समबाहु त्रिभुज के, किसी भी समबाहु त्रिभुज के, किसी भी समबाहु त्रिभुज के परित्रिज्या हमेशा, ध्यान रखिएगा, परित्रिज्या हमेशा हमेशा अंतःत्रिज्या से, अंतःत्रिज्या से 2 गुना होता है, 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। फिर से किसी भी समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या यानी परित्रिज्या हमेशा अंतःत्रिज्या से 2 गुना होता है। परित्रिज्या हमेशा अंतःत्रिज्या से 2 गुना होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला 1 है। अब भुजा कुछ रहेगा तो परित्रिज्या हमेशा अंतःत्रिज्या के 2 गुना होगा। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 12√3 मीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। तो भुजा कितनो रहे, क्षेत्रफल कितनो रहे? यदि समबाहु त्रिभुज है तो परित्रिज्या अंतःत्रिज्या का दुगना होगा। तो जब पढ़ा हुआ रहेगा तो तुरंत 2:1 मार देंगे। भुजा के लफड़ा में पड़ेंगे ही नहीं तो लंबा समय खिंच जाएगा। हमारा समय बचाना है तो हमें माइंड में सेट है कि हमेशा परित्रिज्या अंतःत्रिज्या का दुगना होता है। भुजा कुछ भी रहे, क्षेत्रफल कुछ भी रहे। जब त्रिज्या दुगना हो जाएगा तो क्षेत्रफल अपने आप 4 गुना हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट, किसी भी समबाहु त्रिभुज, किसी भी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल हमेशा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल, परिवृत्त के क्षेत्रफल हमेशा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल हमेशा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से 4 गुना होता है, 4 गुना होता है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या दुगना होगा, परित्रिज्या अंतःत्रिज्या का दुगना, तो क्षेत्रफल पाई² तो दोनों बार स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि जब त्रिज्या दुगना होगा तो क्षेत्रफल अपने आप 4 गुना हो जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखें कि क्षेत्रफल और भुजा कुछ भी दिया रहे, समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या हमेशा अंतःत्रिज्या के दुगना होता है, जबकि परिवृत्त का क्षेत्रफल हमेशा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। परिवृत्त का क्षेत्रफल अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का 4 गुना। ये पॉइंट को मेंसुरेशन में भी आपको पढ़ाए थे। क्लियर हो गया? अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। जितना पॉइंट लिखा है एक एक पॉइंट को आपको नोट्स करना है, दोबारा तिबारा इसको क्या करना, सब कॉपी में कन्वर्ट करना है। उसी बहाने कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। यदि कॉन्सेप्ट सेट हो गया तो आप खुद एक ट्रिक रिसर्चर बन सकते हैं, ट्रिक का बाप बन सकते हैं और एक एक क्वेश्चन आपके सामने थर थर कांपेगा। इसके बाद आपको एक क्लास और दिया जाएगा अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र के बारे में, केंद्रक के बारे में। उसके बाद हम लोग ताबड़तोड़ 50-60 त्रिभुज के प्रश्नों का धुआं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नाश्ते नाबूद करेंगे। आप सभी का सहयोग और प्यार बना रहना चाहिए। पढ़िए, जब तक तोड़ो नहीं तब तक छोड़ो वाला एटीट्यूड रखिए, बोर नहीं होइए। एडवांस मैथ को ज़्यादा एडवांस बनने मत दीजिए, नाश्ते नाबूद कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।